डेट 10-10 मिनट के क्लिप होंगे, वो फिर आप लोगों को मिल जाएंगे यूएसबी के अंदर। आज आप लोगों का पहला लेक्चर होगा इस तरीके से कि आपको मैं ये बताऊंगा कि बेसिकली आप एक एमवीसी की जो वेबसाइट है उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उसका एक टेम्पलेट्स आपको मिलता है, उस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें वो खुद से आपको फैसिलिटेट करने के लिए बना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटी सी वेलकम सी एक एप्लीकेशन भी छोटी सी बना के सीखेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपको एक स्टार्टअप पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये वो होते हैं जो लास्ट टाइम आपने जिन पे काम किया होता है, ये सारे वो वाले होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे न्यू की और ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन मुझे जो यहाँ पे मौजूद होती है, न्यू और ओपन की। ठीक है, आप यहाँ पे गए न्यू और आपने कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। मैंने जैसे कहा कि Vue.NET फ्रेमवर्क जो है इसके थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और सॉर्ट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो इसलिए इसका स्टूडियो जो उन्होंने दिया है उसके थ्रू आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ वेबसाइट्स हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वहाँ भी आपको वेबसाइट की ऑप्शन मिल जाएगी। लाइक मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो प्रोजेक्ट में जाने के बाद मुझे अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास याद रखिएगा, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान में बसने वाले लोग जो हैं, ठीक है, अब इनके आप देखो 4 डिफरेंट सूबे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो पंजाबी की सी शार्प है, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आप कह लें कि एफ शार्प है। ठीक है, और इस तरह ये जो नहीं पाइथन इसमें नहीं, तो इस तरह VB.NET है आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जैसे सिंधी, बलोची और ये वो, लेकिन बात एक ही है। जैसे आपने कहना है आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान पंजाब में किसी और तरीके से कहा जाता है, ठीक है, लिखा किसी और तरीके से जाता है। सिंधी लैंग्वेज में बोला भी डिफरेंट जाता है और लिखा भी डिफरेंट, लेकिन मायने एक ही है। बिल्कुल, यानी एट द एंड मतलब यही निकलेगा कि आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बात समझ आ रहा है। लेकिन उसको लिखने का क्या करें? हाँ जी, तो बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं .NET फ्रेमवर्क के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज करते हुए आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग VB.NET से फिजिबल फील करते होंगे, कुछ F# से, कुछ जो हैं वो C# से। तो ज़्यादा .NET फ्रेमवर्क का जो लैंग्वेज यूज़ आज भी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर वो एक ही है, वो है C#। तो हम भी उसी को यूज़ करेंगे। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचना है कि अगर एक चीज़ C# में अवेलेबल है तो वो VB.NET में नहीं होगी, नहीं। क्यों? कोर उसका .NET ही है। .NET ने आपको APIs प्रोवाइड किए हैं, सिर्फ उनको कॉल करने का जो मैकेनिज्म है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ है। जैसे आप सिंधी में लिखेंगे, मैं पंजाबी में लिखूंगा, आप उर्दू में लिखेंगे, आप बलोची में लिखेंगे, आप किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे। तो लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, बात करना जो है, कम्युनिकेशन जो है उसकी सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है, अदरवाइज जो करने वाला काम है वो एक ही हो रहा है। बात समझ आ रही है सर? C# में जिस तरह कंसोल डॉट राइट लाइन है, इस तरह F# में उसका मेथड कुछ और एग्जैक्टली जैसे आपने C++ पढ़ी होगी जी, उसमें अगर आपने कोई चीज आउट करनी होती थी, प्रिंट स्क्रीन पे दिखानी होती तो आप मुझे C आउट लिखते थे। ठीक है, हाँ जी, वो C में जो है प्रिंट अब काम एक ही है। तो इसी तरह .NET फ्रेमवर्क जो है ये पूरा कोर है। अब इसके अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, उनमें VB.NET है, C# है, F# है। इन सब में जो है वो सेम फंक्शनैलिटी सेम है सबकी, लेकिन बात करने का जरा लिखने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। समझ आ रही? क्लियर है ये बात? हाँ, वैसे C# को ही यूज करेंगे, वरना आप देख सकते हो कि यहाँ Visual Basic भी है, F# भी है, C++ भी है, Visual C++। यानी इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर आप .NET के अंदर बैठ कर कोड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? मैं F# में अगर Visual C# में देखूं तो Visual C# के अंदर अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूं। लाइक मेरे पास विंडोज एप्लीकेशंस भी हैं। विंडोज एप्लीकेशन वो होती हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप वेब में जाएं तो वेब के अंदर भी आपको ये एक चीज़ मिल रही है, उसके आगे फर्दर एक हायरार्की को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। इससे एंड्रॉयड की अगर आप अपनी एप्लीकेशन बनानी है तो वो इस तरीके का आपको कुछ पैनल मिलेगा। इस तरह क्लाउड पे अगर आपने कुछ चीज़ करनी है तो क्लाउड की एप्लीकेशन भी आपको फैसिलिटेट करती हैं कि एज़्योर से डायरेक्ट आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस तरह और भी क्रॉस प्लेटफॉर्म भी हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म वो चीज़ होती है
जो जैसे याद रखो विंडोज़ के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ इंस्टॉल की है तो विंडोज़ की वो जो चीज़ें आपने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ऑफिस आपने पता ही सबको, विंडोज़ बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है 15-20 मिनट में। आप इसको उठाकर लाइनक्स में इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की जो टर्म बोली जाती है आपने याद रखनी, लिख लें इसको, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल पड़े, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। एक ऐसी चीज जो मैं विंडो पे चलाऊं विंडो पे चल जाए, लिनक्स पे चलाऊं लिनक्स पे चल जाए, सोलारिस पे चलाऊं सन वालों का जो है उस पे चला ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाऊं वो चल जाए, और भी अगर थर्ड फोर्थ जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे चल जाए, इट मींस इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्राम। बात समझ आ रही? यानी आपको ऐसी चीज डेवलप कर रहे हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाती है। क्लियर है? इसी तरीके से और भी हैं, iOS अगर आपने एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए अलग से है, और इस तरह और भी बहुत कुछ, WCF भी है, और आई मीन लॉट ऑफ। एनीवेज, हम जो वेब की दुनिया की बात करते हैं तो हम VLC के बाद हम चले जाते हैं वेब के अंदर, और वेब के अंदर हमारे सामने एक मौजूद है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ये बात आप लोगों को क्लियर की थी कि ASP.NET जो है ये पहले हमेशा वेब फॉर्म्स की शक्ल में हुआ करता था, लेकिन आज ये वेब फॉर्म्स थोड़े ऑब्सोलीट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। अब एक और चीज आ चुकी है ASP.NET के अंदर, वो है MVC, जिसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हम बेसिकली ASP.NET वेब जो है उसके आगे MVC को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी इतनी ऑप्शन इससे आगे नहीं होती थी, यही डायरेक्ट लिखा होता था कि ASP.NET की वेबसाइट, ठीक है, तो आप क्लिक करते तो वेबसाइट बन जाती थी सारी। अब इन्होंने इसको सेग्रीगेट कर दिया। लाइक क्या मतलब, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आगे पता चलेगा कि मजीद के ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये क्या चीज़ है, नेम, लोकेशन और सोल्यूशन नेम। नेम जो है ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। जो मैं इस पर लिख रहा था नीचे नीचे ये भी बनता जा रहा था, सोल्यूशन का नाम भी वही है। बेसिकली याद रखें, एक सोल्यूशन के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर जब आप बनाएंगे तो एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक कंपनी के लिए वेबसाइट बनाई, कल को वो कहते हैं यार आपने हमें वेबसाइट बना दी है तो आप हमारे लिए एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना दें। मुझे ये चाहिए कि जो सोल्यूशन, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो एक सोल्यूशन के अंदर आती है हमेशा। अब उस सोल्यूशन के अंदर एक वेबसाइट ऑलरेडी मैं उसकी बना चुका हूँ, अब वो मुझे कहता है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना दो। तो इंस्टेड ऑफ के मैं एक अलग से बनाऊं सॉल्यूशन और उसके अंदर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाऊं, मैं उसी कंपनी का वो जो एक सॉल्यूशन के अंदर जो एक वेबसाइट पड़ी हुई है उस वेबसाइट के अलावा एक और उसी सॉल्यूशन के अंदर एक और प्रोजेक्ट डाल दूंगा। तो इसका मतलब है एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। बात समझ आ रही है? कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाता सर, ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाती। लाजिक बात है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे आपने लॉजिकली उसको कैसे अच्छी तरीके से एक पैटर्न पे रखा है। एक कंपनी का एक सॉल्यूशन और उस कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उस एज अ प्रोडक्ट एज अ प्रोजेक्ट उनके अंदर आते जाएंगे। सर ये करने वाले के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा? वो फिर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप कर रहे हैं एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपको एक के साथ पता चल जाएगा यार। वो आप मेरा पॉइंट नहीं समझे ना। होता ये है कि जब आपको पता है कि एक कंपनी के लिए आपने एक चीज बनाई है, अब उसकी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो बार बार सेम रहनी है, जैसे उसके एम्प्लॉय का फॉर्म जो है वो भला वेब पे बने भले डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बने, उसकी फील्डें सेम रहनी है। तो जो उसको सेव करने के जो डेटाबेस की लॉजिक होगी, आप उसको क्या करोगे, उस वेब वाले प्रोजेक्ट में से निकालोगे और उसको एक अलग तीसरे प्रोजेक्ट में डाल दोगे। उसी प्रोजेक्ट उसी सॉल्यूशन के अंदर एक और प्रोजेक्ट बनाओगे जिसका काम होगा डेटाबेस से बात करके उसमें डेटाबेस की चीजें सेव करना। अब आपकी कॉल भला वेब से जा रही हो, डेस्कटॉप से जा रही हो या एंड्रॉइड आपने बनाई हो उससे जा रही हो, यानी कि तीन प्रोजेक्ट्स उसी एक प्रोजेक्ट को यूज करते हुए डेटाबेस से बात कर रहे हो, कितनी आसानी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि आप अलग सॉल्यूशन बनाए उसका फिर एक और सॉल्यूशन बनाए उसका, तो सारी लॉजिक जो आपने इधर लिखी थी डेटाबेस की उसको कॉपी करके इधर लेके जाएंगे, फिर उसको उठा के तीसरे प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। तो आप उसी एक ही लॉजिक को एक जगह पे रखो और बाकी तीनों प्रोजेक्ट को इससे बात कर लो अगर डेटाबेस से कोई बात करनी है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल। ये सर जैसे एप्लीकेशन भी और वो सर वो साइट भी है जी। अब ये नहीं हो सकता कि उसकी जो सर्विसेज पीछे आप लॉगिन के लिए कॉल करते हैं यूजर पासवर्ड देकर साइन इन लॉगिन,
तो ये नहीं हो सकता कि उसके पीछे जो लॉजिक आपने ऐप के लिए बनाई है चेक करने वाली वो डिफरेंट है और जो वेब की दुनिया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जब फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन का तो कैसे आप लोगों ने करना है। मेरा मकसद ये कहने का था, फर्क करें ये आपका एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है। अब उसके अंदर आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई हुई है, एक आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई हुई है और एक आप फर्क करने आपने एंड्रॉइड की भी एप्लीकेशन बनाई हुई है। अब इन तीनों के अंदर फर्क कर लें कि आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब उस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इसका डिफरेंट होगा, लाजिम बात है, मैं मानता हूँ इसका डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंट होगा। इन तीनों में लाजिम बात है एक सेव का बटन भी होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। जब आप इस पे सेव पे क्लिक करोगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे होगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और 2-4 और फील्ड हैं वो डेटाबेस में भेज रहे होगे, डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। मुझे बताओ वेब, डेस्कटॉप और एंड्रॉइड के लिए क्या डिफरेंट डेटाबेसेस होंगे? नहीं, फेसबुक के लिए ऐसा तो नहीं होता कि जो आप वेब से लॉगिन करवाते हैं वो एंड्रॉइड में काम नहीं करता, नहीं, वो सेम काम कर रहा है। इसका मतलब है उनके डेटाबेसेस पीछे सेम है, सिंगल है। आप फर्क करने वो ये डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है, ये सबके लिए ये डेटाबेस है। अब इन तीनों ने बेसिकली इसी डेटाबेस में सेव भी करना है, लॉगिन भी इसी से चेक करवाना है। तो क्या मुझे चाहिए नहीं कि मैं वो जो डेटाबेस से बात करने वाली जो लॉजिक है जो सेव करवाती है या वहां से उठा के मुझे इनको भेजिए डाटा, क्या मुझे चाहिए नहीं कि मैं उसको इकट्ठा एक ही जगह पे रखूं? ये आपकी डेटाबेस लॉजिक है। तो अब अगर इस इंटरफेस से कोई रजिस्ट्रेशन होगी तो वो किसको कॉल करेगी डेटाबेस में भेजने के लिए? इसको। अगर डेस्कटॉप से अगर आपने कॉल भेजी है सेव करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो किसको कॉल जानी चाहिए? इसको। और अगर एंड्रॉइड से अगर आपने उस एप्लीकेशन को कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाई तो किसको कॉल जानी चाहिए? इस लेयर को। और इस लेयर का काम है आगे डेटाबेस से सेव करवाना उसके रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन को। बात समझ आई? तो एक सोल्यूशन में रखने का फायदा मुझे कम से कम ये होगा कि मैं उसकी जो डेटाबेस से बात करने वाली जो बिजनेस लॉजिक की जो लेयर है उसको मुश्तरक कर दूंगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, ये सेम लेयर मुझे इधर भी लिखनी पड़ेगी, सेम लेयर मुझे इधर भी लिखनी पड़ेगी, सेम लेयर मुझे इधर भी लिखनी पड़ेगी। कब? जब मैं इनके प्रोजेक्ट्स डिफरेंट बना दूं, ये सॉल्यूशन डिफरेंट बना दूं, इसका सॉल्यूशन डिफरेंट, इसका सॉल्यूशन डिफरेंट, इसका सॉल्यूशन डिफरेंट। सर ये डीबी लॉजिक मॉडल में बनती है? वो भी छोड़ दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, बात समझ आ रही? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रखने का मकसद यही होता है कि उनके दरमियान जो शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं जो उन्होंने बार बार इंटरेक्ट करना है और वो सेम इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं और ला रही हैं, तो उनको फिर कॉमन रखा जाता है। तो इसका मतलब है फिर 4 प्रोजेक्ट बन गए, 1 2 3 और चौथा ये खुद जिसने डेटाबेस से बात करनी है और वहां से डाटा लाना है, ले जाना है, ये एक अलग प्रोजेक्ट होगा और ये 3 अलग होंगे। इन तीनों ने अगर इसको यूज करना है डेटाबेस को तो वो तीनों इसी से बात करेंगे और वो फिर आगे डेटाबेस से बात करके डेटा लाएगा, ले जाएगा, वो सारा फिर उनको वापस रिटर्न करेगा। बात क्लियर हुई? यस सर। इस हवाले से भी थोड़ा सा एनीवे, तो एक प्रोजेक्ट और कोई कभी एक ही सिंगल प्रोजेक्ट पे बात हो रही है तो उसका एक सॉल्यूशन, तो मैं सॉल्यूशन के नाम को थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ ताकि जब इसका नाम लिखा जाए तो आपको पता चले। SLN में रख देता हूँ शुरू में, ठीक है? और ये हमें भी रखना पड़ेगा इस तरह? बिल्कुल, सॉल्यूशन को अक्सर बात इसकी जो एब्रिविएशन होती है वो SLN ही होती है। SLN। आप लोग इस तरह रखें और वेब को चैनल फर्स्ट करने में वेब शुरू में रख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये वो लोकेशन है जहाँ पे आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करें। ये यूजुअली C में पाथ दे रहा होता है, ठीक है? तो कोशिश करेंगे इसको कहीं EF में रखें ताकि अगर कहीं C फॉर्मेट भी होती है तो आपका वर्क जो है वो डिस्टर्ब ना हो, सेव रहे। इवन आई मीन इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ ब्राउज करके कि यार मुझे E में कोई फोल्डर दे दो या F में कोई फोल्डर दे दो। फर्ज करें यहीं पे कोई मैं फोल्डर बना देता हूँ, MVC के जगह नाम से बना लेते हैं, MVC प्रैक्टिस के नाम से इसको सिलेक्ट करवा लें। अब जो भी बनेगा प्रोजेक्ट या सॉल्यूशन वो इस फोल्डर के अंदर बनेगा। देखना है जिससे कौन है हमारे हाँ जी
सर ओसीएस वाला भी वो फिर अंदर पता करो, वो अंदर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। जी सर। पक्की बात है? जी सर। मुझे बता के तो भूल भी जाएंगे तो। क्या टाइम हुआ है? नहीं अभी नहीं जा सकते। मैं दोबारा देख लेता हूँ। दोबारा देखिए। और सर इनके नामों में स्पेस नहीं आ सकती? हो गया था। अब क्योंकि पहले इससे पहले ASP.NET हमेशा वेब फॉर्म्स ही हुआ करते जी थे। अब सर। वेब फॉर्म्स नहीं, अब MVC भी आ गया और भी बड़ा कुछ, इसलिए अब उन्होंने पीछे ASP.NET लिखा हुआ था, ASP.NET वेबसाइट्स, और आगे फिर उसकी कैटेगरीज बताई हैं कि आपने वेब फॉर्म्स वाली साइट बनानी है, आपने MVC वाली बनानी है, या एम्प्टी बना के बाद वो डिसीजन करेंगे कि MVC में डालूं या वो दूसरी बना दूं, या फिर आप वेब API यूज़ करना चाहते हैं, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन भी होती है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, या एज्योर की कोई साइट बनाना चाह रहे हैं, या एज्योर को मोबाइल करा, तो ये डिफरेंट कैटेगरी है। तो हम लोग एज्योर क्या चीज़ है सर? ये एक सर्वर है जो उन्होंने हमें प्रोविजन दी है। डेटाबेस की तरह का सर्वर नो, है? ये होता है जहाँ पे आप होस्टिंग करते हैं। होस्टिंग उन्होंने फिर अपना पैनल दिया है जिससे आप डेटाबेस को वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं वहाँ। ठीक ठीक। और ये हम जो MVC और वेब फॉर्म्स कहते हैं, इसमें हमें सेपरेट से डेटाबेसेस बनानी पड़ती हैं। नहीं बात है, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि अभी MVC को टारगेट कर रहे हैं तो हम MVC को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और नीचे और भी कुछ चीज़ें हैं कि क्या MVC को आप वेब फॉर्म से इकट्ठा करके यूज़ करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है कई लोग, क्योंकि ये हुआ है कि हम लोग क्योंकि ASP.NET वेब फॉर्म से आ रहे थे तो हमें जब MVC को यूज़ करना चाहा तो हमने फिर उन दोनों को इकट्ठा रखा, यानी वेब ASP.NET वेब फॉर्म और ASP.NET MVC को हम इकट्ठा एक ही प्रोजेक्ट में रख सकते हैं, क्योंकि पीछे है तो .NET फ्रेमवर्क की ना, बिल्कुल पीछे फ्रेमवर्क .NET तो नहीं चेंज हुआ ना, तो आप दोनों को मिंगल भी कर सकते हैं कि आपके मैं वेब फॉर्म्स को भी यूज़ करूँगा और वेब API इसको भी। और वेब API भी एक चीज़ है, वो भी आप इसको अगर इसको कर देंगे तो कोई इशू तो नहीं होगा? नो कोई इशू नहीं होगा। यानी कि फोल्डर ही सिर्फ ये ऐड है कि होंगे। जो वेब फॉर्म्स को रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्पलेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और वेब API को अगर आपने साथ में इंडल्ज करना है तो वेब API के लिए जो चीज़ें उसको चाहिए ज़रूरत है वो साथ इंक्लूड कर देगा सारी चीज़ें। API सर एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, यानी कि किसी और चीज़ का। नहीं, वो वेब API एक और चीज़ है। अच्छा, वेब API एक और चीज़ है। सबसे और चीज़ है वो, जब मैं कंट्रोलर पढ़ा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा वेब API क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा जी, MVC आ गया और उसके साथ आपने MVC को ही सिर्फ रखा और आपने कह दिया कि क्रिएटेड। ठीक, अब ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये एक पहले सोल्यूशन क्रिएट करेगा, उस सोल्यूशन के अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट रख देगा उसी नाम से जो आपने उसको सोल्यूशन और प्रोजेक्ट का नाम दिया है। ठीक है। इसको हम वीडियो से स्टॉप कर दिया गया। आपका जो पहला प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है और ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट होता है। अभी रेफरेंसेस क्रिएट कर रहा है वो। इसको इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो सारी ये लोड करता है। एनीवे, अब आ जाएं कि इस प्रोजेक्ट, अच्छा एक तो आप देख लीजिए सोल्यूशन आपका SLN माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस कितने हैं, 1 प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो एक प्रोजेक्ट जो आपने उसको किया था वेब वाला वो यहाँ पे इस टाइम डिस्टर्ब हो चुका होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो वीडियो खत्म होने वाली, मैं अगली वीडियो में फिर बिस्मिल्लाह करूँगा। स्टॉप कर देंगे। नहीं, इसको मुकम्मल होने चाहिए, 10 मिनट का है ना, ही चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे काम करना है इसमें। न्यू प्रोजेक्ट या डायरेक्ट वेबसाइट में वो आप चले जाएं, आपकी मर्जी, फिर आपको फिल्टर आउट करके वो खुद ही वेब पे क्लिक करवा देगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। ASP.NET वेब
अब ये क्या प्रोजेक्ट है और ये टेम्पलेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहले तो ये कि अगर आप प्रोजेक्ट को गलती से नाम कुछ और रख दिया और आप उसके बाद को रीनेम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं। इसको आप 2 या 3 करके तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो नाम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इसका सोल्यूशन का नाम अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लें। ठीक है, तो सोल्यूशन का नाम भी आप चेंज कर लेंगे। एनीवेज, अब आप देखते हो कि इसके नीचे आपको प्रॉपर्टीज़ का एक फोल्डर नजर आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी कि .NET के फ्रेमवर्क की आउटपुट जो है वो 2 शक्ल में हो सकती है। या तो वो कोई एग्जीक्यूटेबल होगी कि डबल क्लिक करें और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, जैसे गेम्स होती हैं, विजुअल स्टूडियो का सेटअप होता है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप होता है, डबल क्लिक करके चलता है। या फिर वो किसी DLL फॉर्म में होगा, या वो किसी DLL फॉर्म में होगा। DLL फॉर्म में डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होती है और इसके अंदर आपका C# का जितना कोड होता है वो सारा उसके अंदर चला जाता है और वो रीडेबल नहीं रहता, वो रीडेबल नहीं रहता। ठीक है, वो एक रैपर सा बन जाता है उसके ऊपर, तो एक सिंगल DLL के अंदर वो सारा कोड आपका उस प्रोजेक्ट का चला जाता है। लाइक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर C# में बहुत कोड लिखा हुआ है, ये देखो ये सारा C# में कोड लिखा हुआ है। ये हो गया, ये सारा C# में कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट बना के अपने सर्वर पे डालते हैं तो कभी ये कोड नहीं भेजते, वरना ये कोड किसी के हाथ लग गया, समझे आपकी वेबसाइट भी गई आपके हाथ से, वो तो फिर वो उसके हाथ में चला गया कोड सारा, वो जैसे चेंज करें। तो आप क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। जब आप इसको पब्लिश करते हैं ना तो ये C# का जितना कोड होता है ना पूरी एप्लीकेशन का, वो सारा एक DLL में चला जाता है, वो एक DLL में चला जाता है। और क्योंकि ये डबल क्लिक वाली चली ना चीज़ ब्राउजर पे खुलनी है तो डबल क्लिक करना, तो इसलिए इसका C# का सारा कोड किसमें चला जाता है, एक DLL में चला जाता है। ठीक है, अब वो DLL किस नाम से होती है और कहाँ होती है, ये मैं चीज़ आपको बताने जा रहा था। कि जब आप इसको राइट क्लिक करके जब इसको बिल्ड करेंगे, राइट क्लिक करके इसको बिल्ड करेंगे तो बेसिकली ये आपको बताएगा कि इसने वो बिल्ड करके वो DLL कहाँ रखी है। ठीक है, ये नीचे आउटपुट की विंडो एक आ रही होती है, कभी गलती से क्लोज हो जाए तो व्यूज में जाके यहाँ से आप आउटपुट विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहीं पे कहीं होती है आउटपुट सर, ये है कहीं पे, हाँ ये वाला, इसका अल्टरनेट है कंट्रोल आल्ट, वो शॉर्टकट है, इसको यूज़ करेंगे तो इससे भी आपको मिल जाएगा। अब ये बिल्ड कर रहा है, यहाँ से लग रहा है कि ये अभी बिल्ड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कह रहा है इस लोकेशन पे चले जाओ और इस लोकेशन पे जाके ये जो देख रहे हैं ये नाम पूरा, जी जी जी, इसको कॉपी करो। ठीक है, नोटपैड फाइल में रखो। ये देखो ये प्रोजेक्ट की लोकेशन थी FMVC, उसके अंदर उसने एक पहले सोल्यूशन रखा हुआ है, उस सोल्यूशन के अंदर उसने ये प्रोजेक्ट आपका रखा हुआ है। उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होता है बिन का, उस बिन के अंदर ये कंपाइल करके सारी DLL रखता है। तो ये जो DLL है जो इसी नाम से है जिस नाम का ये प्रोजेक्ट है। अब मैंने इसको रीनेम कर दिया था, अंडरस्कोर वो जो वेब था बीच शुरू में वो खत्म कर दिया था, इसलिए इसने ये नाम रखे हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं तो इसका नाम ABC रखना चाहता हूँ, तो ये नहीं कि इसके लिए आपको ये प्रोजेक्ट भी रीनेम करना पड़ेगा, नहीं, आप इस पर राइट क्लिक करें और इस प्रोजेक्ट की चल तो रही है, हाँ, आप इसकी राइट क्लिक करके इसकी किस में चले जाएं, प्रॉपर्टीज में चले जाएं और प्रॉपर्टीज में वो आपको यहाँ बताता है कि आपने असेंबली का नाम क्या रखना है। मैंने यही कहा था ना कि .NET की असेंबली 2 किस्म की होती है, एक एग्जीक्यूटेबल और एक DLL। तो इस टाइम जो इसने असेंबली का नाम रखा हुआ है वो रखा हुआ है वेब माई फर्स्ट, इसको मैं नाम रख देता हूँ कि ABC, यानी प्रोजेक्ट का नाम वही रहेगा लेकिन असेंबली का नाम अब मैंने कस्टम कर दिया कि इसका नाम अब ABC होगा। ठीक है, इसको यहाँ से सिक्योर करने के लिए किसी को पता ना लगे तो DLL इसकी यहाँ पे बड़ी है। बिल्कुल, अब अगर इसको मैं राइट क्लिक करके बिल्ड करूंगा तो अब इस नाम की DLL नहीं बनेगी बल्कि ABC के नाम से बनेगी। और सर DLL में ये सारी फाइल्स एनक्रिप्ट होकर चली जाती है, सिर्फ C# का कोड। आप देखिए इसका अब जो पाथ बना है दैट इज डिफरेंट। ये देखिए अब मैं इसके नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल आप देखिए उसी MVC सोल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर बिन, लेकिन अब वो नाम नहीं रखा उसने, अब असेंबली का नाम ABC.DLL बना दिया। इट्स डिपेंड यू कि आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, एनीवेज ये तो कैसे बात चली है तो मैंने फिर इस चीज़ को बताया है। अदरवाइज अब आप आ जाएं प्रॉपर्टीज़ के अंदर।
प्रॉपर्टीज के अंदर आपको असेंबली इन्फो की क्लास नजर आ रही है। आपको पता है कि जो अभी आपने जो बनाई है जो abc.dll ये क्या है, एक असेंबली है, लेकिन उसकी शक्ल कौन सी है, DLL शक्ल है, ठीक है। इसका मतलब है उस DLL की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस क्लास के थ्रू आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं क्लिक करूं, ये देखिए उस असेंबली का टाइटल क्या है, वो ये है, ठीक है। उस असेंबली को कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे दें। कॉन्फ़िगरेशन है, कंपनी फर्ज करें आपने ये वारिस के लिए बनाया प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ पे वारिस की कंपनी का नाम लिखेंगे कि ये जो असेंबली है इसकी प्रॉपर्टी किसके पास है, वारिस के पास है, तो वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरह प्रोडक्ट जो आपने ये बनाई है आप लिखेंगे कि दिस इज द वेबसाइट फॉर द वारिस और समथिंग लाइक दिस, तो कॉपीराइट्स इसके पास हैं 16 के या नहीं है वो सारी यहाँ सर जो वो एंड पे जो लिखा आ रहा था कॉपीराइट्स, और जब हम वेब पे वो मैनुअल होता है, वो हाथ से लिखा जाता है, वो हाथ से लिखते हैं, लेकिन ये उस असेंबली की एम्बेडेड इन्फॉर्मेशन है, यानी अभी मैं बताता भी हूँ इसकी, ठीक है। ये आपने लिख दिया, उसके बाद एक GUID होती है जो किसी और को ये असाइन नहीं होती, ये इसी के लिए यूनिक है, ठीक है, यूनिक होती है ये, इसके लिए यूनिक होती है। तो इसलिए अगर आपको पता है कि आज आपने इसका फर्स्ट वर्जन दिया है और नेक्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि इसका सेकंड वर्जन दिया कुछ एरर वगैरह फिक्स करने के बाद, तो यहाँ आप उसका वर्जन 1.10 कर देंगे। और बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जब कोई इस तरह की प्रोडक्ट पे काम हो रहा होता है तो हर प्रोजेक्ट की जो रिलीज जाती है उसके वर्जन बनते हैं कि ये 1.1 था, अगला 1.2 है, 1.2 में ये एरर आए थे, ये एरर आए थे, ये फिक्स हुए थे, तो ये वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है वहाँ पे, तो उसको यहीं से हैंडल किया जा रहा होता है। बात समझ आ रही खुला है, अब खुला है तो काम आ रहा है, ठीक, वो बंद कर दिए होंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे, अब अगर मैं चलूँ उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे इसने DLL बनाई है, क्योंकि इसी DLL की ये इन्फॉर्मेशन है ना सारी, चलो उधर उस जगह पे जाके देखते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन रखी कहाँ पे, इसको खोलो और यहाँ पे और बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए परेशान नहीं होना, abc.dll, ठीक है। इसमें ऐसे करके ज़रा प्रॉपर्टीज़ में जाओ और डिटेल्स में जाओ ज़रा। अब ये देखो, ये आपको बता रहा है कि फाइल की डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्क माई प्रोजेक्ट टाइप, अच्छा ये वहाँ पे आ रहा है जो फाइल वर्जन 1000। अगर आप वहाँ पे फाइल का वर्जन असेंबली इन्फो में चेंज कर देंगे ना, चेंज कर देंगे इसका वर्जन, वो यही पे आएगा। और सर इन सारी चीज़ों को डील सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बंदे डील कर रहे होते हाँ हैं। जी, वो रिलीज से पहले इस चीज़ को मैनेज करते हैं तो वैसे। ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट का वर्जन आ गया, कॉपीराइट हैं 16 के, नहीं वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इसके लिए क्लास की इस DLL की इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कौन सा वर्जन है, ठीक है, तो फिर वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। बात समझ आ रही है, क्लियर है सर? ये जो आप बता रहे थे असेंबली का वो जो कोड नीचे आप बता रहे हैं यूनिक जो होता है, हाँ, ये ओवरऑल यूनिक होता है कि सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए यूनिक होता है? नो, ये पूरी दुनिया में ये उसको एक स्पेसिफिक आईडी मिलती है, एक आईडी मिल जाती है, उसका साइज आ गया है, ये वैसे ही है इन्फॉर्मेशन, और ये साइज क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप चेंज करके भी उसको आप खुद अपने तौर पे देख लीजिएगा ना, उसका नाम चेंज कर दें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, सब कुछ देंगे, फिर वहाँ देखिए बिल्ड करके कि वो उसमें चेंज आती है, इम्पैक्ट होती है या नहीं होती है, ठीक है। सर ये उसमें तो नहीं होगा जब हम इंस्टॉल करेंगे, जो आप यहाँ चला के रन करके कंपाइल करके DLL सर्वर पर फेंकेंगे, लाजिम बात है उसके अंदर जा रही है इन्फॉर्मेशन सारी, जो आप यहाँ पे सेट करेंगे ऑटोमेटिकली DLL में चली जाएगी, और DLL फिर जहाँ जाएगी वहाँ पे होता पता है क्या 100 का DLL के वर्जन बनते हैं। इस बार जो मैंने आपको अपलोड कर आपने मुझसे वेबसाइट बनाई है, तो मैंने आपके जो फर्स्ट मैंने बनाई है, तो मैंने कहा ये वर्जन है 1.0, ये मैंने आपको दिया। अब आप कहते हैं ये मुझे 4 इश्यूज आ रहे हैं फिक्स करके, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने कुछ अपने एंड पे ट्रैक भी रखना है, तो मैं कहूँगा ठीक है, अब जो मैं आपको वर्जन दूंगा वो 1.0 नहीं होगा, वो 1.1 होगा, और मैं आपको स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट में लिख के भेजूंगा कि 1.1 के अगेंस्ट 2 इश्यूज सिर्फ फिक्स हुए हैं, वो DLL आपके पास जाएगी। अब आपको सेम DLL पड़ी हुई है, पर्टिकुलर पुरानी भी उसी जगह पे पड़ी हुई है, नई भी उसी जगह पे कहीं पड़ी हुई है किसी और फोल्डर में। अब आप कहते हैं यार इनमें से कौन सी लेटेस्ट है जो मैंने यहाँ अपडेट करनी है, वो भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, तो आप राइट क्लिक करके उसके वर्जन में जाकर उसका वर्जन देख लेंगे कि जो उसने डॉक्यूमेंट में मुझे ईमेल में भेजा वो 1.2 लेटेस्ट है, तो 1.2 को कॉपी करके आप एक्चुअली जगह पे रिप्लेस करेंगे। जो होस्टिंग वेबसाइट्स करती हैं वो आके फिर वहाँ पे वो फाइल रख देती हैं और आपकी वेबसाइट वैसे ही काम करने लग जाती है अपडेट्स के साथ। जो लेटेस्ट होगी वो फिर आप वहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे, तो ये वर्जन का ये फायदा होता है। आप समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आप थोड़ा सा आगे चलो,
रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली एक तो वो कुछ ऐसी DLL हैं, अब API जो आपकी है डॉटनेट फ्रेमवर्क की API, डॉटनेट फ्रेमवर्क की API, तो लाजमी डॉटनेट फ्रेमवर्क ने अगर आपको API प्रोवाइड किया तो वो भी दो ही शक्ल में मिलेगी ना, या एक्सिल की फॉर्म में मिलेगी या DLL की फॉर्म में मिलेगी। तो लाजिम बात है जो डबल क्लिक कर देता नहीं कोई API यूज करनी है, वो तो आपने उसकी क्लासेस यूज करनी होती हैं। तो वो क्लासेस किस में बनी हुई हैं? C# में। तो C# का कोड दो जगह पे जा सकता है, या वो एक्सिल की फॉर्म में जाएगा या वो DLL की फॉर्म में जाएगा। तो अगर आपको DLL दे दी है और आपको कहा जाए ये DLL अगर आपने इस मकसद के लिए यूज करनी है तो इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये जो रेफरेंसेस का फोल्डर है ना, इसमें डॉटनेट की ही सारी DLLs पड़ी हुई है, ये सारी DLLs हैं। ठीक हो। ये देखें, ये सारी डॉटनेट की DLL हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट में API को यूज कर सकते हैं जो डॉटनेट ने आपको प्रोवाइड की है। आप कहेंगे सर झूठ बोल देते, समझाओ कितने में DLL है। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए DLL जी, अगर आप इनमें यानी कि सर जो उन्होंने हमें एक बाउंड्री दी है कि आप इस बाउंड्री के अंदर रहते काम कर लें और जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह कर लें। अब बेसिकली जिस तरह हम किसी को अपना सॉफ्ट देते हैं प्रोडक्ट बना के, तो हम उसकी DLL देते हैं, कोड नहीं देते। इस तरह उन्होंने भी जो बाउंड्री दी है उसकी DLLs बना के रख दी हैं। उस बाउंड्री को देखते हुए हम उसके अंदर जो करना चाहें कर लें, लेकिन वो DLL में हम उसके फ्रेमवर्क को नहीं छेड़ सकते कि ये फ्रेमवर्क के अंदर एडिटिंग या चेंजिंग ओपन सोर्स नहीं है। उन्होंने आपको DLL ही देनी है और DLL के को क्लासेस को ही यूज कर सकते हैं आप अपनी उसमें कुछ नहीं डाल सकते कि मेरी नहीं, वो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। जो API में उन्होंने दी है उसी को आप यूज कर सकते हैं, और वो आपको किस फॉर्म में दे रहे हैं? DLL की फॉर्म में। और ये कुछ ऐसी DLL है जो इस टाइम MVC को अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिक्वायर्ड थी, इसलिए उसने ये सारी रेफरेंस की हैं खुद ही ऑटोमेटिकली। अब उसमें एक बड़ी मशहूर होती है system.web.mvc, ये वो है जिसको अगर आप निकाल दें तो आपकी MVC चलना बंद हो जाएगी। ये API जो डॉटनेट फ्रेमवर्क से आपको मिली है स्पेसिफिकली MVC को रन करने के लिए, ये वाली है system.web.mvc। ये भूलना नहीं, पता होना चाहिए कि डॉटनेट में अगर MVC की जो आपको APIs मिलती हैं वो किस DLL से मिलती हैं, तो आपने कहना system.web. ये कोर है उसकी, इसके अलावा बड़ी हैं जो MVC को रन करती हैं, लेकिन ये उसकी कोर है system.web. नहीं, ये सब रिकॉर्डेड है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताना चाहूँगा कि ये भी बेसिकली एक DLL है। आप इस पर राइट क्लिक करें और रिमूव भी कर सकते हैं, दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं तो ये आपको उसकी लोकेशन भी बताएगा कि किस जगह से ये DLL ऐड हो रही है। देखना पूरा पाथ आ रहा है F MVC EC प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर, और ये फोल्डर ये रन पे देखें जाके कि उसने इसका नाम क्या लिखा है system.web.mvc.dll। तो DLL को बेसिकली ऐड हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ यार इसको यहाँ से निकालो, रिमूव करो। ओहो, अब तो चलना बंद हो गया। अब इसको ऐड भी करना है, तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे? दोबारा रेफरेंस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कोई भी रेफरेंस ऐड करना हो DLL को तो इसी तरह ही करना है आपने, ऐड रेफरेंस। ठीक है, और अब ये है कि क्या कोई आप थर्ड पार्टी DLL ऐड करना चाह रहे हैं जो किसी ने आपको भेजी है? नहीं, हम इसके अंदर से कोर डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर से यूज करना चाह रहे हैं। तो ये आपको फ्रेमवर्क दे रहा है लेफ्ट साइड पे, असेंबली के अंदर फ्रेमवर्क, और ये डिफॉल्ट इसने खोल दिया। यहाँ पे वो सारी मौजूद हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सर ये फर्स्ट टाइम जब हमने क्रिएट की थी तो ये सारी क्रिएट हो गई थी उधर? नहीं, अच्छा, इसमें से कुछ स्पेसिफिक ही हुई थी? ये जो सिस्टम एडिट है वो ये वाली है जो ये ऐड हुई पड़ी है। ठीक है, यानी कि हमें जिन जिन की जरूरत होगी हम यहाँ से वो ऐड करवा देंगे। लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा हमें इसकी जरूरत है? वो आपको जब आप किसी चीज़ को आपको ये फीचर चाहिए, आप फॉर एग्जाम्पल नेट पे चेक करेंगे ये फीचर चाहिए, तो वो आपको खुद बताएंगे स्टैक ओवरफ्लो भी एक साइड पे कि आप ये DLL ऐड करें, उसके बाद ये यूज करें। वो आप क्या MVC के अंदर ही या वहाँ से ऐड करें और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर MVC के अंदर होगा फिर तो जरूरत नहीं होगी। यानी हम जब C# का कोड लिख रहे होते हैं ना, ऊपर कुछ स्टैट्स चल रही होती हैं। हाँ, ये वो वाली स्टैट्स हैं? वो तो लाइब्रेरीज होती हैं, वो ये है जो ये वाली है, जो टिक है, ये उनमें से ऐड कर सकता है जो भी आपको रिक्वायर्ड है। अगर कोई ऐसी है जो ये वाली है, फर्क आपको विंडोज फॉर्म चाहिए, अब जो आप फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं वो system.windows.forms में है। अब ये जब तक DLL ऐड नहीं होगी तब तक वो आप वहाँ पे फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर यानी कि जो फंक्शनलिटी वहाँ रन करनी है उसकी बैकबोन ये है, बैकबोन ठीक है, यहाँ से हम इसको ले रहे हैं। बहुत छोटी नहीं है, डॉटनेट की बहुत बड़ी है। ठीक है, अभी इतना कुछ ऐड करने के बावजूद आप देख रहे हैं कितना बहुत काम है जो ज़्यादा। आपने अभी ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। खैर, अभी हम system.web.mvc ढूंढ रहे हैं, हम दोबारा उसको ऐड कर सकें। ठीक है, देखें जी system.web.mvc कहाँ है?
system.web.mvc। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा जी, इधर तो नहीं नजर आ रही है आपको, एक्सटेंशन में देखिए। सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी। वाह, वहाँ से परमानेंटली रिमूव तो नहीं होगी सर? हाँ हाँ, और सब वजू है आपका? वजू कर ले, दरवाज़ा नहीं हमारा वजू है। यदि आपने यहाँ से डिलीट की थी तो ये डायरेक्टली डिलीट हो गई सारी? नहीं, वो सब रेफरेंस डिलीट होता है, अच्छा, उसके फ्रेमवर्क से थोड़ा डिलीट हो गई, लेकिन ये भी कहा नहीं रहा क्या वजह है। सर्विस रेफरेंस तो नहीं था सर ये वाला? वो नीचे एक और चीज़ भी आ रही थी। अच्छा, हम वैसे अगर यहाँ से ना मिले, जिस तरह नहीं मिल रहा, तो हम नेट से भी डाउनलोड करके यहाँ रख दें, उसके अंदर जाके तो हम दोबारा यहाँ से गेट कर सकते हैं उसको, जहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं इसके किसी एक्सप्लोरर रेफरेंसेस में। सर खाली MVC लिख कर देखें कुछ। रोड आते तो बढ़ गए। सारों के लिए नई चीज़ है। पॉज कर दें इसको, मैं कहता हूँ नमाज पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है बस। वो हफ्ता बस वजू कर लें। हाँ सर, जमात में मैं भी वजू कर रहा हूँ। चलो वजू कर लें, उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करें। आ रहा है app_data, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी डेटाबेस की फाइल्स को डालते हैं। लाइक आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट नाम सुना? जी सर, ऑफिस का जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इस तरह उसी ऑफिस के अंदर एक ऑप्शन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इंस्टॉल हो जाता है। वो भी डेटाबेस होती है और उसके अंदर डेटाबेस अच्छा खासा पहले यूज़ हुआ करता था, लेकिन अब एसक्यूएल सर्वर के आने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की वो वाली प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक, वैसे वो थोड़ा डाटा रखने के लिए है, इतने हज़ारों बहुत लाखों में डाटा चला जाए वो फिर बैठ जाती है फाइल, लेकिन उसमें एक फैसिलिटी है कि वो एक ही फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है .mdb। ये डेटाबेस डायरेक्टरी होती है ये? हाँ जी, डेटाबेस की, लेकिन वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को एक्सेप्ट करती है? हाँ कुछ और भी, लेकिन अभी नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास है ऐप स्टार्ट का फोल्डर, ठीक है। उसके अंदर आपको 4-5 फाइलें नजर आ रही हैं। एक है बंडल कॉन्फ़िग, क्या फाइल है? बंडल कॉन्फ़िग। अच्छा चले, ये मैंने क्योंकि आज और कल 2 दिनों में ये मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इसलिए ईच एंड एवरी बिट शुड बी नोन। जितनी कम से कम मैं बता सकता हूँ किक स्टार्ट करने से पहले ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्या करती हैं, ये चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है। ठीक है। इसमें एक फाइल नजर आ रही है बंडल कॉन्फ़िग। अब बंडल कॉन्फ़िग है क्या चीज़ है? देखो ये पहले जरा ये चीज़ बंद हो जाए ना, ये बड़ी वीडियो में अगली वीडियो में बोलूँगा।
ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने बताया था कि एक पेज के अंदर अगर फर्क करें, आपने एक ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो क्लाइंट साइड है। क्या मतलब, एक पेज के ऊपर आपने खूबसूरती पैदा करने के लिए आपने CSS लिखी हुई है, जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, ये jQuery लिखी हुई है। तो सर्वर के ऊपर ये C# जहाँ पे कोड कंपाइल होता है, उसको इस कोड का कुछ पता नहीं होता। ये सारा कोड जब आप पेज रिक्वेस्ट करते हैं घर बैठे bbc.com पे, फर्स्ट पेज खुल जा, तो वहाँ जो सर्वर का कोड होता है वो सारा बन जाता है HTML। सर्वर खुद बनाता है उसकी HTML। सर्वर उस C# के कोड की क्या बना देता है, HTML। वो HTML तो आपको वापस कर देता है, लेकिन उसी C# वाले पेज के अंदर जो आपने जावास्क्रिप्ट लिखी होती है, जो आपने CSS लिखी होती है, जो आपने jQuery लिखी होती है, ये पूरी क्लाइंट साइड सारी लैंग्वेजेस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर ही अंडरस्टैंड करता है, सर्वर को इनका कुछ पता नहीं होता। तो उस HTML के साथ उस पेज के ऊपर जितनी CSS, जितनी जावास्क्रिप्ट, जितनी jQuery होती है, वो साथ उसको एक डब्बे में बंद करके आपके ब्राउजर को भेज देता है। जब वो पेज आपका HTML पहुंचती है आपके ब्राउजर के ऊपर, तो CSS भी साथ आती है, जावास्क्रिप्ट भी साथ आती है, jQuery की अगर कोई यूज किया वो भी साथ आती है। वो सारी चीजें कौन अंडरस्टैंड करता है, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड कौन है, मैं जो घर में बैठा हूँ, मेरा ब्राउजर, वो मेरी क्लाइंट साइड। वो उसमें रंग भरता है, वो उसको खूबसूरत बनाता है, वो उसकी जावास्क्रिप्ट को एप्लीकेबल बनाता है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल। जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं जिनमें CSS बड़ी कॉमन है, जो जावास्क्रिप्ट jQuery बड़ी कॉमन है, इनको सर्वर इसको कुछ नहीं पता। पेज आपका सर्वर पे पड़ा होता है, तो सर्वर उस पेज की जो C# वाला कोड है उसकी तो HTML सारी बना के, प्लस ये जो 2-3 लैंग्वेजेस जो क्लाइंट साइड है, इनको साथ एम्बेड करके वापस ब्राउजर को भेज देता है। ब्राउजर वो चीज़ों में खूबसूरती पैदा करता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं बंडल्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपके पेज के ऊपर आपने जो CSS लिखी हुई है, फर्ज कर लें वो आपने 3 डिफरेंट फाइल्स में लिखी हुई है, 3 डिफरेंट फाइल्स में। तो इसका मतलब है एक जो HTML आपकी आनी है लोकल पे ब्राउजर के ऊपर, और उसके साथ अगर CSS भरनी है तो वो तीनों फाइलें भी साथ आनी चाहिए। ऐसे इसका मतलब है लोकल पे कितनी टोटल फाइलें डाउनलोड हुई, 4। 3 CSS वाली और एक वो जो HTML वाली आ रही है। चले 2 JS की फाइलें भी डाल दें, कितनी हो गई, 6। 4 और 2 यानी 3 हो गई CSS की, 2 हो गई जावास्क्रिप्ट वाली और jQuery की, और एक HTML पेज खुद है। 6 फाइलें आपकी डाउनलोड हो गई। अगर 6 फाइलें डाउनलोड हो रही हैं, इसका मतलब है कि 6 बार प्रोसेस हुआ है। 6 बार प्रोसेस हुआ है। अगर ये 6 फाइलें डाउनलोड हुई हैं तो पहले HTML पेज आया होगा, उसके ऊपर आपने पहली CSS को लिंक किया हुआ है, तो लिंक कहाँ से उठाएगा, सर्वर में किसी फोल्डर में CSS रखी होगी ना, तो वो रिक्वेस्ट करके उस फाइल को डाउनलोड करेगा। फिर वो पकड़ता है अगली CSS की रिक्वेस्ट सर्वर पे ही है, तो फिर वो सर्वर को कहता है कि तुम्हारे पास CSS फोल्डर में दूसरी फाइल भी पड़ी है, ये भी इस पेज पे लिंक हुई है, ये भी दे दो, दूसरी भी आ जाती है। फिर तीसरी जो लिंक आपने डाला होता है CSS फाइल का, उसके लिए दोबारा सर्वर पे जाता है, उसको फोल्डर में से वो CSS को डाउनलोड करता है। अगली फिर JS की रिक्वेस्ट आ जाती है कि इस पेज के हेडर में लिखा हुआ है कि ये JS भी यूज करनी है, वो दोबारा जाता है और उस आपकी वेबसाइट जो सर्वर पे पड़ी है उसके JS के फोल्डर में जो JS फाइल है उसको भी डाउनलोड करता है। इसका मतलब है हर फाइल के लिए रिक्वेस्ट रिस्पांस हो रही है, रिक्वेस्ट रिस्पांस, रिक्वेस्ट रिस्पांस, रिक्वेस्ट रिस्पांस, रिक्वेस्ट रिस्पांस। कितनी टोटल रिक्वेस्ट पड़ी, 6। अच्छा चलो HTML तो आनी थी, ये जो बाकी 3 CSS के लिए वो गया, अगर मैं इसको एक ही रिक्वेस्ट में सब कुछ ले आऊँ तो फायदा नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। और इस तरह वो जो 2 JS फाइलें लेने गया था और 4 बार रिक्वेस्ट ने किया है, अगर ये एक में दोनों आ जाएं तो मेरे लिए मसला हल नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो बंडलिंग का कॉन्सेप्ट है ये इससे पहले नहीं था, ये MVC में नया है। बंडल क्या करता है, आप इसको C# में बताते हैं कि मेरी ये JS फाइल, ये JS फाइल, ये JS फाइल, इसका एक बंडल बना दो। क्या मतलब, अब वो एक ही रिक्वेस्ट में बुलाई जाएगी और पूरी एक ही रिस्पॉन्स में वो पूरी फाइल आ जाएंगी।
पूरा एक बंडल ही रिक्वेस्ट होगा, बंडल ही आएगा। इसका मतलब अगर मैंने 10 JS फाइलें रेफरेंस की हुई हैं तो 10 का एक बंडल बन गया। बताऊंगा मैं उसको कि कौन कौन से किसके बंडल बनाने हैं। वो बंडल अब एक ही बार रिक्वेस्ट होगा और पूरा इकट्ठा ही डाउनलोड हो जाएगा। ये जो बार बार 10 दूनी 20 होना था ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये एक ही बार गया और 10 के 10 डाउनलोड करके ले आया। इसको बोलते हैं बंडल बनाना। और बंडल का फायदा क्या है कि वो जो बार बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रही है, आप उसको एक ही बंडल बना के रख देते हैं। अब वो एक ही बंडल के अगेंस्ट एक ही फाइल डाउनलोड होती है और उस एक के अंदर ही सब कुछ मौजूद होता है। सर उसमें जावा फाइल भी, JS भी और CSS भी। कोशिश यही की जाती है कि JS को ज़्यादा रखा जाए और CSS को। इसके लिए 2 रिक्वेस्ट फिर गई यानी कि एक JS के लिए हो गई टोटल, एक HTML की आ गई, एक HTML की, उसके बाद उसमें रिक्वायर्ड बंडल है CSS का, वो रिक्वेस्ट हुआ, तीनों CSS आ गई, फिर JS का बंडल, JS पूरा आ गया। बात क्लियर हुई है? बंडल क्या चीज है? बंडल वो जो मल्टीपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा होता था वो अब नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसे बिल्डिंग देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ एक साइड इंटरनेट स्लो ही है आज। जिस तरह 2 दिन पहले लाइट चली गई थी पूरे लॉर की। फास्ट में आ गई है। तो बंडल क्यों बनाए जाते हैं और क्या होते हैं, क्लियर है आप? जी सर। इंटरनेट के लिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और थोड़ी लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। ये बंडल्स ऐड किए जा रहे हैं। ये बंडल्स एक बेसिकली क्लास होती है बंडल कलेक्शन की। उस बंडल कलेक्शन के आगे हैं ऐड। बंडल डॉट इनहेरिटेंस। ऐड में आप क्या कर रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट बंडल। ये बेसिकली एक टैग है। ये क्या है? पाथ ले रहा है कहीं से। टैग है। ये टैग आप कुछ भी लिख सकते हैं, /abc भी लिख सकते हैं, /def भी लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है ये मैं भी बताऊंगा आगे। उस बंडल यानी एक बंडल आपने डाला, ये डॉट ऐड का एक मेथड है और उसके अंदर आपने बताया कि ये स्क्रिप्ट बंडल होगा। ये क्या होगा? स्क्रिप्ट बंडल। इसका मतलब ये JS की फाइल की बात हो रही है। स्क्रिप्ट हमेशा JS को कहा जाएगा। आप बंडल को आपने कोई ना कोई की देनी है, कोई ना कोई वैल्यू, जिसको बाद में रेफरेंस कर सकूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये मैंने एक रेफरेंस दे दिया। डॉट इंक्लूड का मतलब है कि इस बंडल के अंदर अब कौन सी फाइल्स या फाइल इंक्लूड करनी है। ये जो डॉट इंक्लूड का मेथड है, इसके अंदर आपने एक पाथ लिखा हुआ है और ये पाथ फिजिकली एग्जिस्ट करना चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो टिल्ड साइन होता है ना, ये जो ये जी, इसका मतलब हमेशा याद रखना है आपने वेब की हायरार्की में। रूट का मतलब ये होता है कि वेब के प्रोजेक्ट, सोल्यूशन नहीं कह रहा, प्रोजेक्ट, वेब के प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी। यानी रूट का मतलब है कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब स्लैश करके आपने लिखा बंडल्स, इसका मतलब है उसके रूट पे कोई फोल्डर पड़ा हुआ है बंडल्स। सर इसका ये जो सा हाँ टिल्ड साइन, टिल्ट बना हुआ है जो, हाँ इसका मतलब ये रूट कोई फोल्डर है। रूट पे फोल्डर नहीं, रूट को डिपिक्ट कर रहा है। यानी ये इस टाइम प्रोजेक्ट है ना आपका वेब का, जी, तो ये जो इस टाइम ये है ना, ये आपका रूट है। ये रूट है। अब रूट से आपने जाना है किस फोल्डर में? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट इसके अंदर ही होगा ये ये, स्क्रिप्ट। ठीक है। अब स्क्रिप्ट्स के अंदर एक फाइल है jQuery डैश और ये वर्जन, और ये मैं बताता हूँ ये क्या है। अब इसमें आप ये वाली फाइल ढूंढो, jQuery डैश, ये देखें jQuery डैश। अब आप कहेंगे सर वो तो उसने वर्जन लिखा हुआ है। बंडल वालों ने एक और फैसिलिटी भी दी है, ये भी जरा गौर से सुनना जी। jQuery का एक साल में फर्क करने 10 बार वर्जन चेंज होता है। एक बार वो 1.10 कहते हैं, अगली बार वो 1.10.1 कहते हैं, अगली बार वो 1.10.2 कहते हैं, क्योंकि नई नई थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहते हैं, इश्यूज आते हैं, उनको फिक्स करते रहते हैं। तो हर बार नया वर्जन, वही जो असेंबली में हम पढ़ रहे थे कि नया वर्जन, ये वही वर्जन 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.3, 1.10.4, इस तरह ये वर्जन उनके आते रहते हैं। आपने क्या किया कि आपने रेफरेंस किया हुआ था 1.10.1 को, तो वो हमेशा से 1.10.1 ही उठाएगा। 1.10.1 ही रहेगा।
अब हुआ ये, जब 110.2 आया, अब मसला पड़ गया जी कि 110.2 जब ऊपर अपडेट करेंगे तो जाकर रेफरेंस हर उस पेज पे चेंज करना पड़ेगा जहां 110.1 रेफरेंस किया हुआ था। बिल्कुल। करना पड़ेगा ना कोड में हर जाकर, जगह पे। साइट रोकनी पड़ेगी, अपने कोड में चेंज करोगे, फिर पब्लिश करोगे, फिर डालोगे सर्वर पे, फिर सारी दुनिया उसको एक्सेस करेगी। ऐसा ही और है। अब 110.1 से नहीं, अब 110.2 की मदद से। ठीक है। ठीक है, तो आपने कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि भला 110 हो, 110 हो, 100 हो, 1200 हो, वर्जन की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ना हो। क्या मतलब? अगर यहाँ आपने वर्जन लिख दिया ना इस तरह, इसका मतलब है कि जो मर्जी वर्जन हो वो उठा लो, बस उसका स्टार्ट ये होना चाहिए jQuery डैश से और एंड पे आना चाहिए .js। अब कोई भी अंदर लिखा ना 110, 100, 1000 भी लिखा हुआ ना, उसको उठा लो, सारी इकट्ठे कर लो एक जगह पे। सारे इकट्ठे काटो। अब रात भर जब आप 110 की जगह पे 111 रखेंगे तो आप 110 को रिमूव कर देंगे, 111 वहाँ रख ऐसा ही देंगे, है। तो आप 111 रेफरेंस हो जाएगी पूरी साइट के अंदर। और 110 क्लियर नहीं हो गया? कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो फिर गया? वो कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब है कि अगर 110 में कुछ चीजें ऐसी थी जो वो आपने अब पूरे प्रोजेक्ट में अगर ये jQuery की फाइल डालनी है ना, तो ये की आपने वहाँ डाल सर ये तो समझ आ गया कि उस बायर में था, लेकिन ये जो सा था रूट, ये किधर से आ रहा है रूट? ये एक की है, यहाँ आप ABC लिखें, अच्छा ये की है, ये की है, show यहाँ कहाँ पे ABC होती है? कुछ भी नहीं है, बस ABC है। ABC है, ठीक जो मर्जी टाइटल दें, ABC XYZ जो मर्जी लिखें। ठीक है, ठीक है। जो भी आपने ये लिखा हुआ ना, इसको अब आप अपने प्रोजेक्ट में रेफरेंस देंगे कहीं भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी। अब ये तो मैं चेंज नहीं कर रहा ना, ये तो वैसे ही रहा। हाँ, यहाँ मैंने वर्जन का ये कमांड लिख के बता दिया कि आप यहाँ पे 100 होगा तो 100 पे काट लो, 1000 है तो 1000 पे काट लो, वर्जन जो मर्जी हो। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वर्जन लिखने का मकसद ये, वर्जन जो मर्जी हो, स्टार्ट उस फाइल का हो jQuery डैश से, बस उठा लो फिर जो भी सर लेकिन ये तो एक ऐसी स्टैटिक फाइल है जिनको चेंज ही नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है। करना पड़ता है इनको ये जो सी बंडल्स वाली है नहीं, अब इसको नहीं चेंज करना आपने, ये इसीलिए तो फैसिलिटेट किया ना उसने कि जब आप ये इसे लिख देते हैं, इसका मतलब आप jQuery 110 था, आपने इंस्टॉल किया 110 और यूज कर लिया, साइट अपलोड कर दी, सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है और jQuery का वर्जन यूज हो रहा है, साइड में 110 का। बिल्कुल 2 महीने बाद आ गया 111 और आपको भी जरूरत पड़ेगी, हाँ यार 110 में ये मसला 111 चाहिए। आपने क्या किया, 110 को किया प्रोजेक्ट में अपने घर बैठे डिलीट विजुअल स्टूडियो में से, और 111 को डाउनलोड करके वो अपने प्रोजेक्ट में दोबारा डाल दी, और यहाँ पे पाथ चेंज कर दिया। यहाँ तो चेंज करनी नहीं ना, इसकी वजह क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि आपने कह दिया कि बस हर वो फाइल उठा लो जो jQuery डैश के साथ डैश शुरू होती है। अटैच्ड है। आपने 111 किया, आपके प्रोजेक्ट में शुरू होगी 111। हो गई। नहीं मेरा कहने का मकसद था सर, जिस तरह ये हम bulletin configs.cs, अब जिस तरह ये एक डायरेक्टरी हम देख रहे हैं, ये ऐप स्टार्ट के अंदर है, ये डायरेक्टरी तो एक उसने जो स्टैटिक बना दी, कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम इसके अंदर चेंज करें? क्यों नहीं बढ़ सकती? अगर फर्क करें, आपने कुछ ऐसी JS फाइलें डाली हैं, 10 फाइलें और डाल दी हैं, थर्ड पार्टी को आपने कैलेंडर बनाया है, आपने अगर JS फाइलें यूज़ की हैं पेज के ऊपर, तो पहले आप इसमें एक बंडल बनाएंगे जिसमें वो 10 फाइलों का एक बंडल बन जाएगा, उसको अपने कोड में कहीं यूज़ करेंगे। जब आप अपलोड करने लगेंगे तो ये तो C# का कोड है, तो ये तो DLL में एम्बेड होके जाना है, तो DLL अपलोड करेंगे तो ये भी embed इसी होके तरह जाना जिस तरह ये बंडल डॉट, हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बंडल डॉट ऐड न्यू स्क्रिप्ट बंडल, उसके बाद ये पाथ देंगे, इंक्लूड करेंगे, और जिस डायरेक्टरी में वो पड़ा होगा वो डायरेक्टरी हाँ जी। इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, तो वो सारी फाइल्स रन हो जाएंगी इसी प्रोग्राम के अंदर जो हम चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब आगे देखें, एक और इसने बंडल डाला हुआ है, बंडल डॉट ऐड न्यू स्क्रिप्ट बंडल, और उसका नाम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। और इसमें कौन सी फाइल डाली है? स्क्रिप्ट डॉट jQuery, स्क्रिप्ट के अंदर jQuery डॉट वैलिडेट, और स्टैटिक का मतलब ये है भला उसकी एक्सटेंशन डॉट abc हो, डॉट css हो, डॉट bb हो, डॉट js हो, जो मर्जी हो सारी को बस कर उठा लो, लेकिन शुरू ऐसे हो jQuery डॉट वैलिडेट। अब आपके इस फोल्डर में क्या ऐसी कोई रूट में पड़ी हुई है फाइल? सबसे पहले रूट में जाना है आपने, रूट के बाद आप स्क्रिप्ट में जाना है, स्क्रिप्ट का ये है, और उसके अंदर देखो jQuery डॉट वैलिडेट, ये बढ़िया सर, पड़ी हुई है ये। अब क्योंकि आपने स्टैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है डॉट वैलिडेट भी जाएगी, डॉट min डॉट js भी जाएगी साथ, और साथ अनअब्स्ट्रूसिव भी जाएगी, और साथ डॉट अनअब्स्ट्रूसिव डॉट js भी जाएगी। यानी कि इस स्टैटिक के साथ जितनी ये फाइलें हैं सारी वो उठा लेगा। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, यानी इससे बस शुरू हो तो जो भी उस फोल्डर में है सारा उठा लो। सारा उठा लो। बात समझ आ गई है? ठीक हो क्लियर है? थोड़ा सा नीचे चलो। फिर एक और बंडल उसने डाला हुआ है, उसकी की उसने थोड़ी डिफरेंट रखी है, और उसमें कौन सी फाइल इंक्लूड की है? मॉडर्नाइजर, इसके अंदर मॉडर्नाइजर डैश स्टैटिक। क्या मतलब?
मॉडर्न एज डैश और उसके बाद जो मर्जी आगे है सारी फाइल उठा लो। सारी तो अगर फाइल। कोई ऐसी फाइल यहाँ मौजूद होगी तो यहाँ से उठकर आ जाएगी। ये ऐसे देखते हैं ही। मॉडर्न एज की एक ही फाइल है डॉट 2.6.2। तो मुझे बताएं, अहमद है आपका नाम, क्या नाम है? माजिद। माजिद मुझे बताओ, अगर कल को 2.9 आ जाए तो कहाँ चेंज करनी पड़ेगी मुझे? कल को 2.9 आ जाए और मैं उसे यूज करना चाहता हूँ और इसको निकालना चाहता हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट में कहीं पे चेंज करने की जरूरत पेश आएगी? नहीं सर, जेग्यूरी में तो चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो सर मैं इस validation पर फोल्डर ही- में 2.9 रखूंगा और 2.6 को निकाल दूंगा, बिल्कुल। किसी वो और pick कर कोड में लेगा। मुझे चेंज करने की ऊपर जरूरत validation लिखेगी नहीं वो। होगी। ठीक है, कर लेगा वैसे। आगे चलते हैं। अब एक ऐसा बंडल आ रहा है जिसमें 2 फाइलें इंक्लूड हैं। बंडल डॉट ऐड, उसकी की उसने एक ये रखी है और उसमें इंक्लूड किया है 2 फाइलों को। स्क्रिप्ट के अंदर से bootstrap.js और स्क्रिप्ट के अंदर respond.js। अब ये जो की बंडल बना है इसमें 2 फाइलें इंक्लूड हो गई हैं। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है बंडल के कुछ फायदे हम ऊपर पड़ गए ऑटोमेटिकली। भला क्या? एक वो वर्जन वाला वर्जन और वाला एक स्टैटिक वाला। static इस वाला। तरह के हम कीवर्ड को यूज बिल्कुल। करते हुए वो वाला मसला भी हल हो गया कि यार वन कि हमें बारी बारी इतनी ज़्यादा कोड कोड ना लिखना पड़े, हाँ जी। हमें छोटा सा कोड लिखें, उसके अंदर स्टार लगाएं और उससे वैलिडेट करवा दें जो जो मिल रही है उसे फाइल, वो उसको फेच करता जाए साथ साथ। और ये 2 बेसिकली अलग फाइल्स हैं, तो हमने इसके अलग अलग पाथ दे दिए कि हाँ। ये एक बूटस्ट्रैप उठा लो, एक आप रिस्पॉन्ड की फाइल उठा लो। अब ये एक ही बंडल में चलेगी। जहाँ पे आप रेफरेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बंडल 2 फाइलें ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेफरेंस हो जाएंगी। बात समझ आ गई है? एक अब आपने ये तो सारे स्क्रिप्ट बंडल थे ना, और स्क्रिप्ट मैंने कहा था ये होता है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के लिए। एक होता है स्टाइल बंडल। स्टाइल हमेशा होता है CSS के लिए। अब वो CSS का बंडल बना रहा है ये वाला। सारा कोड सेम है, सिर्फ ये कि जहाँ स्क्रिप्ट बंडल था वहाँ भी अब स्टाइल बंडल लिखेगा और उसका नाम जो मर्जी आप रखें। इंक्लूड उसने 2 फाइलें करवाई हैं, एक कंटेंट फोल्डर के अंदर पड़ी हुई bootstrap.css और उसी कंटेंट के अंदर पड़ी हुई site.css। अब हम देखते हैं क्या रूट के ऊपर ये फाइल फोल्डर ये फाइलें मौजूद हैं। ये रूट है और इसके अंदर ये कंटेंट का फोल्डर है और कंटेंट के अंदर bootstrap भी है और site.css भी है। क्लियर है? ये बंडल समझ आ गया क्यों यूज किए हैं? कल आप लोगों ने काम करना है, ये नोट करें। हर बंदा मुझे ये बताएगा कि बंडल्स को यूज करने का क्या फायदा हो। अपनी राइटिंग में पैसेज छोटा सा पैराग्राफ लिख कर लाएं, अपनी उर्दू में लिख लें, अरबी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, नेट से देख के पढ़ लें, लेकिन लिख के लाना है उसका आपको बता दो जितना आप लिखें। मुझे आपने बताना है कि बंडल्स को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और उसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपने मुझे थोड़े गिनवा दें। एक आखिरी बात जो अब इस सेशन में मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं। ये जो रजिस्टर, इस फंक्शन का नाम क्या है जिसमें आपने ये सारे बंडल कॉन्फ़िगर किए हैं? एक ऊपर से देखो, ऊपर से चलना देखना शुरू करें करो। ये कुछ नेम स्पेसेस हैं, आप देखें ये क्या होती है। ये मैं उस टाइम आपसे पूछ रहा था सर जी। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के इस क्लास के अंदर ये जो इस टाइम CS क्लास है, C#, CS मतलब C#, इसकी लोकेशन कहाँ पे है इस टाइम? अगर आपको पता नहीं चल रहा ना ये कहाँ खुली हुई है इस टाइम, ये ऊपर एक आइकॉन आ रहा था, ये पूरे तौर पे आपको वहाँ ले जाता है और वो फोल्डर का नाम भी खोल देगा। ये रजिस्टर्ड बंडल। तो बेसिकली आप वेब के अंदर पड़ा हुआ ऐप स्टार्ट, और ऐप स्टार्ट के अंदर आप बंडल कॉन्फ़िग में इसमें मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये एक C# की क्लास है जो यहाँ पे ऐड हुई है, इसका नाम है बंडल कॉन्फ़िग। और ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एक नेम स्पेस है, उस नेम स्पेस के अंदर ये क्लास है, पब्लिक क्लास, और उसका नाम है बंडल कॉन्फ़िग। और आपको पता है कि क्लास के अंदर हमेशा मेथड्स होती हैं, जैसे क्लास के अंदर क्या होती है? मेथड्स होते हैं। ये एक ही मेथड होगा इस पूरी क्लास के अंदर। ये देख यहाँ भी ये ख़त्म हो गया। ये नेम स्पेस की क्लोजिंग है, ये क्लास की क्लोजिंग है, और ये मेथड की क्लोजिंग है। ठीक है, इसमें रजिस्टर्ड बंडल्स का एक ही फंक्शन होगा और उसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है, उस पैरामीटर का नाम है बंडल कलेक्शन, उसका एरिया रखा हुआ है बंडल। सर ये रजिस्टर्ड बंडल ऐसे क्या मतलब है? कुछ भी बंडल्स को रजिस्टर करवाने के कि जो बंडल हम ले रहे हैं वो इस ये डायरेक्टरी आ रही है कॉन्फ़िग बंडल कॉन्फ़िग्स के अंदर से।
ये बंडल कॉन्फ़िग के क्लास का नाम है। हाँ, इस क्लास में से ये एक आ रही है। ठीक है, तो ये अगर आपको हाथ से कोड लिखने को कहा जाएगा बंडल कॉन्फ़िग की क्लास में खुद से लिखो, और बंडल कॉन्फ़िग के अंदर ये मेथड को खुद हाथ से लिखो, तो ये आपको आना चाहिए कि कैसे लिखें। ठीक है, बल्कि आप लोग ये करें, अपने हाथ से भी लिखिए। एनीवेज सर, आपको पता होना चाहिए कि इस क्लास का नाम क्या है, बंडल कॉन्फ़िग। ये क्लास है, ये इसका मेथड है, और ये इसका मेथड है। और ये चीज़ मैं एक मिनट में बात बोल, ये बंडल कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस बंडल कलेक्शन के अंदर पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, आप बंडल में खुद ऐड करते हैं कि बंडल में ये स्क्रिप्ट के बंडल ऐड करते हो और ये स्टाइल के बंडल ऐड करते हो। ठीक है, आपने बंडल डॉट ऐड एक उसका फंक्शन है, एक उसका मेथड है। बंडल्स का। तो ठीक। बंडल बेसिकली खुद कौन है, ये एक क्लास है। ये खुद एक क्लास है, और क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं। तो आपने उसी बंडल के ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट ऐड का मेथड कॉल किया और उसके अंदर एक स्क्रिप्ट बंडल पूरा ऐड करवा दिया। ये वाला, ये पूरा एक उसको पैरामीटर जा रहा है, ये याद रखना। ठीक हो गया। ठीक है, स्क्रिप्ट बंडल भी एक क्लास है, स्क्रिप्ट बंडल भी एक क्लास है, और स्टाइल बंडल भी एक क्लास है। ठीक हो गया। और आप इस तरह बंडल जो हैं वो ऐड करते गए, और बंडल्स को आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि डॉट इंक्लूड के बाद एक बंडल डाला, फिर कोमा दूसरा बंडल डाला, फिर कोमा तीसरा बंडल डाला, फिर चौथी फाइल, फिर पांचवी फाइल। इस तरह एक ही बंडल में मल्टीपल फाइल्स आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, एक चीज़ बात में सोच रहा था, मैं बात क्या करना चाह रहा था, ये बंडल एक क्लास, पब्लिक क्लास है, ये पब्लिक क्लास बंडल कॉन्फ़िग। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, नुमान मेरी बात को सुनिए, एक क्लास जो पब्लिक क्लास होती है, अगर आप उसके अंदर स्टैटिक फंक्शंस रखें ना, क्या रखें? स्टैटिक फंक्शन, तो क्लास की कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट बनाए बगैर वहाँ से निकाली नहीं जा सकती। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चाबी ला लो, पहले ताला खोलना, फिर उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकालना। तो एक क्लास का मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सेब, अनार, अंगूर वगैरह सब कुछ पड़ेगा। अगर आपने किसी भी क्लास के अंदर से वो सेब, अंगूर वगैरह निकालने हो ना, तो पहले आपको चाबी लगानी पड़ती है, चाबी लगा के फिर वो चीज़ें निकलती हैं। और चाबी लगाने का मतलब ये है कि उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्वियसली, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी न्यू ऑपरेटर के बगैर नहीं चलता। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? क्लास के अंदर से कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, कोई फंक्शन बना हुआ है, उसको कॉल करना है, तो बगैर न्यू किए हुए उसको, न्यू से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से फिर आप वो चीज़ें निकालेंगे। इसी तरह ही है जैसे इस कमरे में किसी ने और एक पर्सन बाहर खड़ा, उसका कोई नाम होगा, ठीक है ना, वो नाम के साथ अंदर आएगा अपने, ठीक है ना, आगे बताएगा, एक ऑपरेटर उसे साइन होगा, ऑपरेटर उसे कहेगा कि हाँ अभी तुम्हें क्या चाहिए, अपने नाम के साथ उठा के ले लो यहाँ से। ठीक है, अब ये वैसे एक बात है, अब अगर फर्ज करें उस फंक्शन को बना दिया जाए स्टैटिक, यानी उसके अंदर पड़े हुए अंगूर को, ये सेब को हम स्टैटिक कह रहे हैं कि ये स्टैटिक क्या है, इसका मतलब ये है कि चाबी लगाए बगैर आप सिर्फ उस क्लास का नाम प्लस उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बात समझ आई? यानी मैं ये कहूँगा कि बंडल कॉन्फ़िग तुम्हारे अंदर ये फंक्शन मौजूद है, इसको कॉल करवा दो, तो वो कॉल हो जाएगा बगैर ऑब्जेक्ट बनाए, बगैर क्यों? क्योंकि वो फंक्शन की टाइप क्या है? स्टैटिक है। तो स्टैटिक फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल हो जाते हैं। ये बात आपने ज़हन नशीन रखने, ये इंटरव्यूज के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरी क्लास में एक फंक्शन बना हुआ है, 3 फंक्शन बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ उनमें से एक फंक्शन जो है ना बगैर ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो जाए, कर सकता हूँ? जिसको थोड़ा बहुत पता होगा वो कहेगा पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अगर आपने उसको स्टैटिक रखा है फंक्शन को। बात समझ आ गई है? स्टैटिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप उसमें से कॉल कर सकते हैं। तो इसकी कॉल पता क्या बनेगी? बंडल कॉन्फिग डॉट बंडल, बस, और वो कॉल होगी। समझ आ गई? अब ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कॉल कब होती है क्लास।
ये कॉल कब होती है क्लास, ये आखिरी चीज है जो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली जब भी आपकी एप्लीकेशन चलती है ना सर्वर पे फर्स्ट टाइम, यानी आपने कहा CNN.com आपने होस्ट कर दी सर्वर पे, वेरी फर्स्ट यूजर व्हेन विल हिट द फर्स्ट पेज कि CNN.com खुलो, आप घर में बैठे हुए आपने CNN.com लिख के एंटर किया, अभी किसी ने सर्वर पे हिट नहीं किया, आप पहले यूजर हैं जिसने हिट किया, पहले यूजर आप हैं। जो ही आपने हिट करना है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल होती है जो सबसे पहले कॉल होती है, ठीक है। वो कौन सी है, ये पड़ी है global.asax फाइल, ठीक है। इस global.asax के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, कम से कम एक इवेंट आपको नजर आ रहा होगा इसमें, application_start, और ये तब चलता है जब वेरी फर्स्ट टाइम आप उस साइट को रन करते हैं, एप्लीकेशन जब आपकी स्टार्ट होती है, यानी मैं थोड़ा गलत कह गया सॉरी, जब यूजर हिट करेगा उसका एक फंक्शन चलता है session_start, वो इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं है, वो और है। एप्लीकेशन_start का मतलब है जो ही सर्वर पे डाल के आपने उसको अप किया ना कि अब ये लोगों के लिए खुल गई है, साथ ही ये इवेंट चल पड़ेगा, साथ ही ये इवेंट ये बात समझ आ गई। उसके बाद ये दोबारा इवेंट नहीं चलना अनटिल और अनलेस जिस मशीन पे ये इंस्टॉल है या वो रीस्टार्ट हो जाए या इस वेबसाइट को वहां सर्वर पे स्टॉप करके दोबारा चलाया जाए, तब ये दोबारा चलेगा, अदरवाइज ये इवेंट दोबारा नहीं चलता। यानी पूरी लाइफ में अपनी जिंदगी में ये एक बार चलेगा, जब ये मर जाए मतलब बंद कर दो फिर दोबारा चलाओ फिर ये चलेगा, अदरवाइज ये दोबारा नहीं चलेगा। और ये कौन सी फाइल है, ग्लोबल डॉट, और ये पूछा जाता है इंटरफेस के अंदर, सर्वर में जब डालेंगे तब वेरी फर्स्ट टाइम चलेगा। हाँ जी, यानी कि इसका क्लाइंट साइड से कोई रिलेशन नहीं क्लाइंट के दुकान, यानी कि जो अब जब आपने सर्वर पे रख के साइट को ऑन किया आईएस के ऊपर, साथ ये इवेंट चल पड़ेगा। यानी ये पब्लिश करवाने के लिए नहीं, पब्लिश तो आप लोकल से करेंगे, पब्लिश आप लोकल पे करेंगे, घर बैठे जो डेवलपर है या सॉफ्टवेयर उसमें बैठा हुआ डेवलपर वो पब्लिश करेगा, पब्लिश करके जो मलहूबा बनेगा ना उसको आपने डालना होता है सर्वर के ऊपर। जब आप सर्वर पे डाल के उसको कहेंगे ना चल पड़ा दुनिया के लिए, जब वो चल पड़ेगा सिग्नल आपने देना ना, उस टाइम ये चलना है इसका फर्स्ट टाइम को, ठीक है। application_start, और याद रखिएगा ये तो सिर्फ एक इवेंट है, इसके अलावा भी है application_end भी है, कि जब मेरा सर्वर बंद हो तो ये चले। कई बार ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि यार सर्विस प्रोवाइडर जेडे ने मेरे साइट को होस्ट करते हैं कि रात रीसेट तो नहीं करते रहते, तो बाद मेरे यूजर अमेरिका बैठे कहते पे कि सानू साइट ही नहीं तेरी मिली, ऐसी abc.com एंड किया तो नाल ही आ गया नो पेज फाउंड है क्यों हो रहे। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, आप टेक्निकली क्या करते हैं, यहाँ एक application_end का इवेंट भी साथ कॉल करवा लेते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं कि कुछ डेटाबेस में कुछ लोग रखवा लेते हैं, कुछ चीज़ ऐसी रखवा लेते हैं। उसका फायदा ये होता है जब कोई सर्वर पे बैठा हुआ बार बार उसको बंद करेगा ना, तो application_end में जाएगा, एंड में आपने लिखा होगा कोड कि डेटाबेस में ये रखवा दो कि इस टाइम इन्होंने बंद किया था, इस टाइम बंद किया था, इस टाइम बंद किया था। अब आप जब वो देखते हैं लॉग को बहुत बढ़ गया, आप फिर सर्वर वालों को कहते हैं यार किसी ये क्या तमाशा है, बार बार उन्होंने रीसेट करी जाते सर्वर। तो इस तरह के इवेंट्स को इस तरह की चीज़ों को कैप्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरह एक और भी इवेंट होता है बड़ा मशहूर है कि आपने वो टिकट चलाया होता है कि कितने यूजर मेरी साइट पे आ रहे हैं, यानी आज तक कितने विजिट्स हुए हैं। तो इसमें एक इवेंट होता है session_start, वो जो ही कोई यूजर आपकी मशीन को हिट करता है ना, तो उस टाइम वो session_start करता है। आप उस पर एक स्टैटिक क्लास एक स्टैटिक वेरिएबल लेके उसको प्लस करवाते जाए, मैं आया तो 1 हो गया, आप आए तो 2 हो गया, आप आए तो एक प्लस करवाते हैं उसमें, उस कोड में एक लाइन का कोड लिखे प्लस, उसमें वेरिएबल में प्लस, और उस वेरिएबल को किस पेज पे शो करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लस नजर आता रहेगा कि इतने प्लस हो गया, अगला यूजर आ गया, अगला यूजर आ गया, अगला यूजर आ गया। इस तरीके से वो एक session_start है, इस तरह session_end भी है। तो जब सेशन निकल जाए तो अगर आपने ये दिखाना है कि इस टाइम टोटल कितने लाइव है, इस टाइम यूजर मौजूद है मेरी साइड पे, तो उसको एक माइनस करते जाओ, तो उस टिकट में से एक माइनस हो गया, तो मैं माइनस हो गया, मैं निकल गया। तो पहले अगर 100 यूजर मौजूद थे इस साइड पे इस टाइम, तो एक माइनस किया तो 99 रहेंगे। इस तरह एक और ब्लॉक ऑफ कर दिया, session_end होगा, साथ ही आपने कहते हैं कि एक और माइनस हो गया। तो वो चीज़ अगर आपने मैनेज करनी है तो इस क्लास के थ्रू आप कर सकते हैं। ये भी इंटरव्यू में सवाल होता है अक्सर होता है, ठीक कि अगर आपने ये शो करना है कि आपके सिस्टम टोटल कितने यूजर हैं साइट, यहीं पे कोड आप लिख लेते हैं। ये नहीं इस फंक्शन ये नहीं होगा,
लेकिन फंक्शन नया बनाएंगे आप, कोड उसका उसका नाम होगा session_start। session_start, ये application_start है ना, वो session_start। यानी अब आखिरी पॉइंट करते करते काफी आखिरी पॉइंट हो गया है। ये जो इवेंट है जब ये चलता है तो इसके एप्लीकेशन जो ही स्टार्ट हो, आप उसी टाइम चाहते हो ना बंडल ऐड हो जाए, बंडल ऐड हो जाए, तो क्योंकि उसके बाद आपको पेजेस में कॉल होना है और उस पेजेस के ऊपर आपने वो बंडल्स कैप्चर किए होते हैं, वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन बंडल्स आप चाहते हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे बने, तो इसलिए यूं ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, बंडल कॉन्फिग डॉट रजिस्टर्ड रजिस्टर बंडल। ये मैं उस टाइम समझा रहा था कि इसको मैंने न्यू नहीं किया, इसको मैंने डायरेक्ट क्लास का नाम लिखा है, डॉट मेथड का नाम लिखा है और उसको कहा जाके उसको कॉल कर दो, बंडल ऐड कर लो सारे। अब ये इसमें अगर डेफिनेशन में जाऊँ ना, F12 होता है इसकी की, तो ये आपको उसी क्लास में ले जाएगा जो भी थोड़ी देर पहले हम इतना डिस्कस कर रहे थे, ये वाली क्लास। ये देखो वो उस बंडल कॉन्फिग के इस मेथड को कॉल कर रहा है और उसमें सारे बंडल टेक्निकली ऐड करवा रहा है। समझ आइए कुछ फ्लो की? सबसे पहले जब आपकी एप्लीकेशन अप होगी सर्वर पे तो कौन सी क्लास में जाएगी? global.asx फाइल है, कहाँ मौजूद है? उसकी सॉल्यूशन पे, रूट पे, सॉल्यूशन नहीं, वेब के प्रोजेक्ट के रूट पे global.asx है। वो उस global.asx के अंदर आपकी जो ही अप होगा सर्वर पे आपकी साइट रन होगी, साथ ही application_start का इवेंट उस global.asx में से चल पड़ेगा। यही है ना? बिल्कुल सर। global.asx फाइल है और उसके अंदर ये जो इवेंट है application_start ये चल पड़ेगा। और जब ये चलेगा तो कम से कम ये 3 लाइनें छोड़ के मैंने चौथी लाइन डिस्कस की है कि बंडल कॉन्फिग के अंदर से रजिस्टर बंडल कॉल होगा। और ये क्या कर रहा है, वहां पे सारे बंडल एक एक करके ऐड करता जा रहा है, जो कि आपको बात को वेब के तमाम पेजेस पे रिक्वायर्ड होंगे। ये मैं बाद में दिखाऊंगा कहाँ का इनको कॉल किया है। बात समझ आ गई है? क्लियर है? कोई मसला इसमें? क्यों जी साकिब साहब, कोई मसला इसमें? हाँ, ये अभी तो मसले आएंगे। आपका वीडियो स्टूडियो इंस्टॉल है, इंस्टॉल करो, सेटअप ले लो। वो आपने हर सोच का इंस्टॉल करना। 2013 चल जाएगा ना सर? वो अगर उसमें एमवीसी का प्रोजेक्ट चल